हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। इसके सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना, इसके इस 7वें वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा। इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, हम किसी भी तत्व के गैस को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित होती है, ठीक है। और उसी को जब हम ठंडा करते हैं, ठंडी अवस्था में उसमें जब कोई श्वेत प्रकाश प्रवेशित कराते हैं तो वो उन्हीं तरंगदैर्घ्यों को अवशोषित कर लेता है। जैसे कि मान लो आप सोडियम लेते हो, ठीक है। सोडियम की आप गैस अवस्था में ले लो उसको, और गैस को आप गर्म करिए, कुछ ऊर्जा देकर के आप उसको ऊष्मा देकर के गर्म करिए। तो गर्म होने के बाद वो पीले रंग के प्रकाश की 2 तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करती है, ठीक है। तो मतलब ये उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। जो हमारा विबग्योर होता है, जो हमारा बैजानी ही पिलारा तरंगदैर्घ्य होते हैं, जो दृश्य प्रकाश के उत्सर्जन होते हैं, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम होते हैं, उनमें से 2 पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वो उत्सर्जित करती है। कौन? सोडियम की वाष्प, ठीक है। लेकिन जब इसी सोडियम के वाष्प को ठंडी अवस्था में लेते हैं और उसमें से हम विबग्योर को पास करते हैं, श्वेत प्रकाश को पास करते हैं, तो पास होने के बाद जब हम देखते हैं तो उस श्वेत प्रकाश में से वही 2 तरंगदैर्घ्य जो पीले रंग के हैं वो अवशोषित हो चुके हैं और गायब हो चुके हैं। तो ये उसका अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। मतलब कोई भी तत्व गर्म करने पर जिन तरंगदैर्घ्यों को उत्सर्जित करता है, ठंडी अवस्था में उन्हीं तरंगदैर्घ्यों को अवशोषित भी करता है। तो वही उसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और वही उसका अवशोषण स्पेक्ट्रम, दोनों एक साथ होता है। देखिए, इसको समझेंगे अब अभी। किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो कोई भी पदार्थ जो है पहले ऊष्मा को अवशोषित करेगा, गर्म होगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, उसके बाद वो कुछ विशेष विकिरण को उत्सर्जित करेगा। परमाणु, अणु या आयन विकिरण के अवशोषण पर उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली परमाणु, आयन या अणु उत्तेजित होते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपने कक्षा से उच्च कक्षा में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको मैं पिछले क्लासेस में भी बताया हूं मैं आपको। तो मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, आप इसको बाहर से ऊर्जा देते हो तो ऊर्जा अवशोषित करके ये उच्च कक्षाओं में जा सकता है, और बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे दोगे तो कक्षा को छोड़ के बाहर भी आ सकता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा तब ये जो परमाणु है ये धन आवेशित हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा स्तरों में जाते चले जाते हैं। और जब आप उनको ऊर्जा देना बंद कर देते हो तो वापस ही इन्हीं ऊर्जा को, ऊष्मा को किसी तरंगदैर्घ्य के रूप में उत्सर्जित करके वापस अपनी कक्षा में लौटाते हैं। तो जब ये ऊर्जा ये उत्सर्जित करते हैं तो उसको किसी तरंगदैर्घ्य के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से उनका अवशोषण, उत्सर्जन दोनों होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करके अथवा विकिरणित करके ऊर्जा दी जा सकती है। ऊर्जा हम किस रूप में दे सकते हैं? ऊष्मा के रूप में दे सकते हैं या किसी विकिरण के रूप में दे सकते हैं। और जब प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। तो पहले ऊर्जा अवशोषित किया, फिर उसको उत्सर्जित किया। तो जब उत्सर्जन करेगा तब हम उसका रिकॉर्ड बनाएंगे कि किस तरंगदैर्घ्य को उत्सर्जित कर रहा है। अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी निगेटिव की तरह होता है। देखिए, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को फोटोग्राफिक प्लेट में रिकॉर्ड करते हो तो वहाँ पर चमकीला रंग प्राप्त होगा। चूंकि वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, उसमें प्रकाश उपस्थित है, तरंगदैर्घ्य उपस्थित है, तो चमकीला रंग प्राप्त होगा। लेकिन जब आप उसको अवशोषण स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करते हो तो उसी जगह पे काला रंग दिखेगा आपको, क्योंकि वो तरंगदैर्घ्य गायब हो चुका है। तो इस तरह से वो निगेटिव की तरह दिखेगा। आप लोग निगेटिव पॉजिटिव पता नहीं समझते हैं कि नहीं। पहले के जो कैमरे होते थे उसमें रील लगता था, रील से फोटोग्राफी करते थे, फिर रील को धुलाते थे सोडियम थायोसल्फेट के उसमें सॉल्यूशन में, तो उसका निगेटिव पॉजिटिव बनता था। मतलब जो फोटो आप देखते थे वो पॉजिटिव कहलाता था
और उसका एक निगेटिव भी दिखता था जो ऐसे उल्टे कलर में दिखता था। जैसे पॉजिटिव में कोई चीज़ गोरा दिख रहा है तो निगेटिव में वही चीज़ काला दिखता था, ऐसा। ठीक है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्ध्य का अवशोषण कर लेता है। द्रव्य द्वारा अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंगदैर्ध्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है। इसी को हम बता रहे हैं कि गर्म करने पर जो उत्सर्जित होता है, ठंडा करने पर वही अवशोषित हो जाता है। देखिए, जैसे इसको मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लो इस चेंबर में हमने एक गैस को लिया है, किसी भी तत्व का, किसी पदार्थ के गैस को लिया है, उसमें परमाणु हैं बहुत सारे। हम उसको किसी तरह से गर्म करते हैं। ये गर्म करने का कोई तरीका है, मान लो विकिरण है या हीट है, इसके द्वारा हमने गर्म किया। गर्म करने से थोड़ा देर बाद देखते हैं कि इसमें से एक प्रकाश गुजरने लगा है, निकलने लगा है, तो इसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। प्रकाश निकलने लगा, उसमें गर्म होकर प्रकाश छोड़ने लगा, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। ठीक है। फिर हम इसको एक प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो जितने भी इसमें तरंग दैर्ध्य है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद इसको फोटोग्राफिक प्लेट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड करने के बाद जब हम फोटोग्राफिक प्लेट को देखते हैं तो इसमें आपको ये देखिए, ये बीच में कुछ कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो सब मतलब पीले पीले रंग के, यही है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। मतलब जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसमें कुछ चमकीली रेखाएं दिख रही हैं आपको, तो वो जो चमकीली रेखाएं हैं वही हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसी की रेखाएं यहां से उत्सर्जित हुई हैं इसी को गर्म करने पर। लेकिन क्या करते हैं अपन, इसी प्रतिदर्श को, इसी प्रतिदर्श मतलब सैंपल को, कोई भी पदार्थ का वाष्प है, उसको गर्म करने से जो उत्सर्जित हुआ वो हमको चमकीले रूप में मिला। लेकिन फिर हम इसको ठंडी अवस्था में लेते हैं और किसी अन्य स्रोत द्वारा हम श्वेत प्रकाश उत्सर्जित कराते हैं। श्वेत प्रकाश में सभी तरंगदैर्ध्य उपस्थित हैं, दृश्य प्रकाश की सभी तरंगदैर्ध्य उपस्थित हैं। उस श्वेत प्रकाश को इस ठंडे प्रतिदर्श से गुजारते हैं। गुजारने के बाद इसको प्रिज्म में लेके इसको अलग अलग तरंगदैर्ध्य में विक्षेपित कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको फोटोग्राफिक प्लेट में लेते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट में देखिए, इधर जहां पर पूरा अंधेरा था, इसमें वहां पर पूरा चमक है, और यहां जहां जहां पर चमक था यहां वहां पर अंधेरा है। लाइनिंग आप देखिए, मतलब गर्म करने पर ये जो तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित किया, ठंडी अवस्था में उन्हीं तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर लिया, श्वेत प्रकाश में से अवशोषित कर लिया। तो एक्चुअली उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम किसी भी प्रतिदर्श का, किसी भी सैंपल का, किसी भी पदार्थ का एक ही होता है। जैसे यहाँ पर हम मान लो सोडियम गैस को लेते, तो सोडियम गैस यहाँ पर जो गर्म करने पर उत्सर्जित करता वो पीला प्रकाश होता, तो यहाँ पर हमको पीले प्रकाश की चमक दिखाई देती। फिर उसी सोडियम वाष्प को हम ठंडा करके उसमें से श्वेत प्रकाश को गुजारते, तो श्वेत प्रकाश में से जो सभी तरंगदैर्ध्य थे उसमें से पीले तरंगदैर्ध्य को इसने अवशोषित कर लिया, तो अब वो पीले तरंगदैर्ध्य वाली लाइनें यहाँ पर गायब हो जाएंगी, ऐसा कहना है। अब इससे बेहतर तरीके से इसको समझना और मुश्किल है भाई, जो मैं आपको बताया। ठीक है, ठीक। उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमिति कहते हैं। मतलब इसके अध्ययन को स्पेक्ट्रोमीटर, एक्चुअली वो जो हमने लिया है फोटोग्राफिक प्लेट जिसको मैं कह रहा था, उसी को आप स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर में ले सकते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर आपको तुरंत बता देगा कि इसमें से ये तरंगदैर्ध्य गायब है, क्योंकि उसमें जैसे ही कोई प्रकाश पड़ता है वैसे ही वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को बता देता है कि ये तरंगदैर्ध्य की प्रकाश यहाँ पर है। ठीक है। तो शुरू में जब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में से तरंगदैर्ध्य देखा हमने, तो उसमें बता देता कि ये मान लो 600 नैनोमीटर का तरंगदैर्ध्य यहाँ पर उत्सर्जन हो रहा है, यानी मिल रहा है मेरे को। और बाद में जो गायब हुआ तो 600 वाला नहीं दिखाएगा वो, तो इसका मतलब वो 600 वाला नहीं है उसमें से, ऐसा हो गया। जैसा ऊपर बताया गया है, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। ठीक है। जो श्वेत प्रकाश है, दृश्य प्रकाश है, वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य तक के सारे प्रकाश इसमें उपस्थित होते हैं, जिसको विबग्योर या वैजानिक पिनाला कहते हैं। ठीक है, जिसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश, दृश्य प्रकाश, उनमें सभी तरंगदैर्ध्य उपस्थित होता है। क्योंकि उसमें दृश्य प्रकाश की लाल रंग, ये जो है रेड, विबग्योर कहते हैं ना, विबग्योर। ठीक है। तो ये रेड से लेके वायलेट तक, यानी लाल से लेके बैगनी तक
सभी तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये श्वेत प्रकाश की बात कर रहे हैं। जबकि इसके विपरीत गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से लेकर बैगनी तरंग दैर्ध्य में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि कुछ विशेष तरंग दैर्ध्यों को ही वो उत्सर्जित करता है। जैसा मैंने कहा कि सोडियम के वाष्प को गर्म करोगे तो सिर्फ पीले प्रकाश 1-2 तरंग दैर्ध्य निकलेंगे, बाकी कोई प्रकाश नहीं निकलेगा। वैसी जब आप मरकरी को गर्म करते हो, पारा को, तो उसमें से भी कुछ विशेष जो श्वेत प्रकाश टाइप पे ही दिखेगा, कुछ तरंग दैर्ध्य निकलेंगे, ऐसा है। परंतु उनमें केवल विशेष तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश ही उत्सर्जित होता है, जिनके बीच में काले स्थान रहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम अथवा परमाणुविक स्पेक्ट्रम कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसी पदार्थ से, जैसे मान लो मैंने कहा सोडियम से पीले रंग की प्रकाश निकलती है, तो सिर्फ पीला रंग है, इसलिए हम उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अगर वो श्वेत प्रकाश निकालता जिसमें सभी तरंग दैर्ध्य होते, तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते। लेकिन वो एक ही निकाल रहा है, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम या रेखा स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम नहीं है, क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीले रेखाओं के रूप में केवल कुछ ही किरणें प्रदर्शित होते हैं, इसलिए वो लाइन स्पेक्ट्रम है, रेखा स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक तत्व का अपना एक विशेष रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। रासायनिक विश्लेषकों में परमाणु स्पेक्ट्रम की अभिलाक्षणिक रेखाएं अज्ञात परमाणुओं को पहचानने के लिए उसी प्रकार उपयोग में लाई जाती हैं जिस प्रकार उंगलियों के निशान मनुष्यों को पहचानने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब क्या है कि कोई परमाणु किसी विशेष तरंग दैर्ध्य को ही उत्सर्जित करता है। तो मान लो आपको पदार्थ का एक सैंपल दे देते हैं और बोलते हैं कि बताइए कौन सा पदार्थ है। अब आपको मान लो पूरा लिस्ट आपके पास है कि ये पदार्थ ये रेखा देता है, ये पदार्थ ये रेखा देता है, ये पदार्थ ये तरंग दैर्ध्य देता है, ऐसा आपको पता है। तो आप उसका वाष्प बनाएंगे, गर्म करेंगे, रेखा स्पेक्ट्रम निकलेगा, उसको स्पेक्ट्रोमीटर से नाप लेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से नाप लेंगे कौन सा रेखा है, और जैसे मान लो आपको पीला प्रकाश मिला तो आप फट से बता दोगे कि दिया गया पदार्थ सोडियम था, ऐसा। ठीक है, तो ये उसी तरह से काम करता है जैसे हमारा फिंगरप्रिंट काम करता है। किसी विशेष मानव का फिंगरप्रिंट अपना फिक्स होता है, जैसे मान लो मेरा जो फिंगरप्रिंट है वो किसी और मानव में वो फिंगरप्रिंट नहीं है। वैसे ही है कि जो स्पेक्ट्रम कोई एक पदार्थ उत्सर्जित करता है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो सिर्फ वही उत्सर्जित कर सकता है, दूसरा कोई उसको उत्सर्जित नहीं कर सकता है। ज्ञात तत्व के परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं का यथार्थ मिलान अज्ञात प्रतिदर्श की रेखाओं से तत्वों को पहचानने के लिए रॉबर्ट बुनशन ने सर्वप्रथम किया। ठीक है, इसी के आधार पे बुनशन फ्लेम बनाया गया। बुनशन फ्लेम इन्हीं साइंटिस्ट के नाम से बुनशन फ्लेम है। बुनशन फ्लेम क्या होता है, किसी पदार्थ को जलाया जाता है, जला करके उसका जो ज्वाला होती है, उससे जो प्रकाश निकलती है, उसको स्पेक्ट्रोमीटर से नापा जाता है कि कौन सा प्रकाश है, कौन सा तरंग दैर्ध्य है। उससे हमको पता चल जाएगा कि हमने जो चीज़ जलाया है वो क्या चीज़ है, उससे क्या रेखा निकल रही है, इसके आधार पर पता चल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी पदार्थ को गर्म करोगे तो एक प्रकाश निकलेगा, वो यहाँ पर लाइन के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन जब उसी को ठंडी अवस्था में लेकर श्वेत प्रकाश उसमें से गुजार दोगे तो वही लाइनें यहाँ पर गायब हो जाएंगी सतत प्रकाश में से। उसी चीज को हम यहाँ पर बता रहे थे कि ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है और ये अवशोषण स्पेक्ट्रम है, कि वो चीजें गायब हो जाएंगी। रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडिकम, गैलियम और स्कैंडियम आदि तत्वों की खोज तब हुई थी जब उनके खनिजों का स्पेक्ट्रम में विश्लेषण किया गया था। ठीक है, तो इन चीजों का खोज हुआ, उनके खनिजों से उनको जलाया गया, उनसे जो स्पेक्ट्रम निकला उनको नापा गया। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि आपका ये चार्ट है, ठीक है, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में क्या था, जैसे मान लो यहाँ पर एक पदार्थ खोजा गया, यहाँ पर नहीं खोजा गया था, यहाँ पर खोजा गया था, यहाँ पर खोजा गया था, यहाँ पर खोजा गया था, एक जगह मान लो खाली था। तो आजू बाजू ऊपर नीचे के पदार्थों का, तत्वों का अध्ययन करके हमने ये अंदाज लगा लिया है कि मान लो इसमें जो तत्व मिलेगा उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार इतना होना चाहिए और वो इस तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित करना चाहिए, ऐसा हम अंदाज लगा लिए हैं, मान लो। ठीक है,
तो जब हम किसी के खनिज तत्व को जलाए, उसमें से वो स्पेक्ट्रम निकला, तो हमको पता चल गया कि हाँ ये इस जगह पे रहने वाला तत्व है या ये वाला तत्व है। ऐसा समझ पाए आप लोग? मतलब आवर्त सारणी में कोई जगह खाली था तो उसमें जो तत्व आने वाला था उसका अंदाज हमने पहले से लगा लिया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में भी ये जगह खाली थे, उसको भी अंदाज लगा लिया गया था, और बाद में मॉडर्न जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें भी अंदाज लगा लिया गया था कि ये खाली जगह में कौन सा किस टाइप का तत्व आएगा और ये हमको मिलेगा कभी ना कभी, ऐसा हम पहले से अंदाज लगा लिए थे। तो वही है उनके जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, उन चीज़ों से ही ये 4-5 जो तत्व हैं, रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडिकम, गैलियम, स्कैंडियम, इनका खोज उसी तरह से हुआ है, पहले जगह खाली रखे गए थे। सूर्य में हीलियम तत्व की उपस्थिति भी स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा ज्ञात की गई थी। देखिए, अब कोई सूर्य में तो जा नहीं सकता है। अब पूछिए क्यों नहीं जा सकता है? आपको पता है कि सूर्य के अंदर का तापमान कितना है? सूर्य के अंदर का तापमान है 18 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 18 करोड़ डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए गर्मी के दिनों में 48 डिग्री, 49 डिग्री, 45 डिग्री पहुंचता है टेम्परेचर, तो आप भूंज जाते हो एकदम। उतना टेम्परेचर यहाँ पर है 18 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे कोई गैस अवस्था में भी नहीं रह सकता, प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो हीलियम की परमाणु वहाँ पर उपस्थित हैं, हाइड्रोजन के परमाणु वहाँ पर उपस्थित हैं। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलते हैं तो संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो संलयन की प्रक्रिया से इतनी ऊर्जा निकल रही है। यही हाइड्रोजन बम में यही सिद्धांत अपनाई जाती है। तो वो जो प्रकाश आ रहा है ना सूर्य से, उसी प्रकाश का अध्ययन करके हमको ये पता चला कि वहां पर कौन कौन सा गैस है सूर्य में, और सूर्य के अंदर का तापमान भी हमको पता चला उसी से कि ये जो स्पेक्ट्रम निकल के आ रहा है, इस स्पेक्ट्रम को निकालने के लिए कितना डिग्री गर्म करना पड़ेगा, तब इतना सारे स्पेक्ट्रम निकलेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि स्पेक्ट्रम भी डिग्री सेल्सियस पे निर्भर करता है, कितना गर्म किया हो तो कौन सा स्पेक्ट्रम निकलेगा। तो ज़्यादातर का स्पेक्ट्रम तो फिक्स है, लेकिन उसकी मात्रा, उसकी इंटेंसिटी ये भी तो मत पता चलेगी ना। ज़्यादा गर्म करोगे तो ज़्यादा निकलेगी उसी में, कम गर्म करोगे तो कम निकलेगी। जो तरंग दैर्ध्य की जो मात्रा है, इंटेंसिटी है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सूर्य से जो इंटेंसिटी आ रही है उसको नाप के अंदाज लगाया गया कि सूर्य के अंदर का तापमान इतना रहेगा तभी ये इतना प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। जितना कि सूर्य यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, पता है आपको, और वहाँ से प्रकाश आ रही तो यहाँ इतनी गर्मी कर रही है वो। ठीक है, सूर्य का जो कोरोना है ना, जिसको किरीट कहते हैं, मतलब सूर्य के 6000 किलोमीटर से लेकर 15,000, 20,000 किलोमीटर से लेकर के कई लाख किलोमीटर तक की दूरी तक जो तापमान है वो 6000, 5000 डिग्री सेल्सियस है। हम तो वहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना सूर्य से, इसलिए इतनी गर्मी हम तक पहुँच रही है। सोचिए कि उसके पास वालों का क्या स्थिति होगा। ठीक है, तो ये पायरोमीटर नाम के एक यंत्र होता है, पायरोमीटर। उससे सूर्य का तापमान भी नापा जाता है, और स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम सूर्य के अंदर से कौन कौन सी तरंग दैर्ध्य निकल रही है उसका भी अंदाज लगाते हैं कि कौन सी गैस है। ऐसा है। अब है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। देखिए, अब हमने अभी क्या कहा था कि किसी भी तत्व का एक रेखीय स्पेक्ट्रम फिक्स है कि गर्म करने पर वो ये रेखाएं, ये तरंग दैर्ध्य देगा। तो हाइड्रोजन क्या क्या देगा, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसके अध्ययन में हमको लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये कई सीरीज मिलेंगे, इसको हमको समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक नाभिक है जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। अब जरा ध्यान से समझना ना, प्रोटॉन का नाभिक है, इसके बाहर जो पहला वाला ऑर्बिटल है इसी में एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है ना कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है मात्र। तो पहले ही ऑर्बिटल पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाहर अनंत ऑर्बिटल्स और हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, है ना। मान लो 10, 12, 15 ऑर्बिटल हम मान लेते हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं इसके चारों तरफ? ठीक, तो मान लो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हो, ये ऊपर वाले ये जो ऑर्बिटल हैं इनमें जाते जाएंगे ऊर्जा अवशोषित करके। ठीक है, और ये वापस आएंगे। तो वापस किस में आएंगे? अगर वापस ये पहले वाले में ही आ जाता है, कहीं से भी आए, दूसरे वाले से आए, तीसरे वाले से आए, चौथे वाले से आए, पांचवें वाले से आए, छठवें वाले से आए, कहीं से भी आए, पहले वाले में ही लौट आता है, तो
लाइमन सीरीज मिलेगा हमको, लाइमन वाले सारे स्पेक्ट्रम मिलेंगे, लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। मान लो ये दूसरे वाले में लौटता है कहीं से भी तो बामर सीरीज आएगा, तीसरे वाले में लौटता है तो लाइमन, बामर, पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, इस तरह से होता है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो पहले ऑर्बिटल में है ऊर्जा अवशोषित करके ऊपर वाले ऑर्बिटल में चले जाता है, फिर उस ऊर्जा उत्सर्जित करके वापस पुराने ऑर्बिटल्स में आते चले जाता है। तो पुराने किस ऑर्बिटल में आया? आखिरी वाले ऑर्बिटल में, शुरू वाले ऑर्बिटल में ही पहुंच गया, पहले वाले में तो अलग टाइप का स्पेक्ट्रम मिलेगा, दूसरे में उतरा, तीसरे में उतरा, चौथे में उतरा, इनका अलग अलग देखेंगे अपन। वही सब चीज को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें। जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तब हाइड्रोजन अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं जो विविक्त आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को हम जब गर्म करते हैं, क्या चीज से गर्म करेंगे? विद्युत विसर्जन द्वारा। मतलब यह है कि एक चेंबर में भर लेंगे, जिसको अपन विद्युत विसर्जन नलिका कहते हैं, कांच का बना हुआ पायरेक्स का, उसमें उसकी कम मात्रा रखी जाती है, कम प्रेशर रखी जाती है, उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है हाई वोल्टेज में, तो गर्म हो जाती है, ऊर्जा अवशोषित करेगी। तो हाइड्रोजन अणु परमाणु में टूटेंगे और परमाणु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएंगे, तो उसको उत्तेजित परमाणु अवस्था कहते हैं। एक्चुअली परमाणु उत्तेजित होता है, इसका मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, और उत्तेजित अवस्था का मतलब है नीचे वाले ऑर्बिटल से ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाते चले जाते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि सारे ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर भी निकल जाते हैं, तो उसको आयनित अवस्था कहेंगे। ऐसी अवस्था भी हो जाती है। और फिर जब ये वापस अपने पुराने ऑर्बिटल में वापस छलांग लगाते हैं तो ये कुछ उस ऊर्जा को उत्सर्जित कर देते हैं, जो ऊर्जा अवशोषित किए थे उसको वापस छोड़ देंगे। तो जब ऊर्जा को छोड़ेंगे तो उसी से कोई तरंग दैर्ध्य निकलेगी, कोई प्रकाश निकलेगी जो डिसकंटिन्यूअस रहेगी। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि उसमें पूरा विबग्योर नहीं रहेगा, पूरा श्वेत प्रकाश नहीं रहेगा, उसमें कोई निश्चित 1, 2, 4 ही तरंग दैर्ध्य के प्रकाश रहेंगे, इसलिए उसको विविक्त कहते हैं। विविक्त का मतलब है टूटा हुआ, खंडों खंडों में बटा हुआ, मतलब अलग अलग तरंग दैर्ध्य, कुछ तरंग दैर्ध्य, बस ऐसा नहीं है कि पूरा 400 से लेके 700 तक के सारे तरंग दैर्ध्य होंगे, ऐसा नहीं होता। अगर सारे रहते तो हम उसे सतत कहते, कंटिन्यूअस, लेकिन वो विविक्त है, मतलब टूटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े में है, कुछ कुछ तरंग दैर्ध्य हैं जो निकलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियां होती हैं, उसी को मैं आपको बता रहा था, जिन्हें उनके आविष्कारकों यानी खोजकर्ताओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खोजकर्ताओं के नाम से जाना जाता है। बामर ने सन 1885 में प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर बताया कि यदि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या न्यू बार, इसको न्यू बार कहते हैं, के रूप में व्यक्त किया जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र की रेखाओं को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए यहां पर ये देखिए ये लाइमन बामर, देखिए लाइमन, फिर ये बामर है, ठीक है, फिर ये लाइमन बामर के बाद पास्चन है, इसके बाद ब्रैकेट फंड है, ऐसा है। तो यही कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था, एक बार फिर से बता देता हूं कि ये नाभिक है जिसमें एक प्रोटॉन है, ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा ऑर्बिटल है, ये चौथा ऑर्बिटल है, ये पांचवां है, ये छठवां है, ये सातवां है, ऐसा ऑर्बिटल है। ये देखिए इसी में ये देखिए ये जो लाइन दिख रही है पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवां है, छठवां, ऐसा है, इन्हीं ऑर्बिटल को दिखाया है ये। तो इलेक्ट्रॉन शुरू में पहले ऑर्बिटल में है, ऊर्जा अवशोषित करके ऊपर चढ़ गया, मान लो ये ऊपर वाले ऑर्बिटल में आ गया, ठीक है। अब चाहे किसी भी ऑर्बिटल में गया, चाहे दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, पांचवें में गया, छठवें में गया, सातवें में गया, किसी भी ऑर्बिटल में गया है, उनमें से किसी भी ऑर्बिटल से छलांग लगा करके अगर वो पहले ऑर्बिटल में पहुंच जाता है, छलांग लगा के किसी भी ऑर्बिटल से छलांग लगाया और सीधे पहले ऑर्बिटल में पहुंच गया, तो इससे जो उत्सर्जन होगा, विकिरण उत्सर्जित होगा,
उसको लाइमन श्रेणी का मानते हैं, लाइमन श्रेणी का। और ये अल्ट्रावायलेट श्रेणी में आता है, ये दिखाई नहीं देने वाला, क्योंकि हमको जो दिखाई देता है वो दृश्य प्रकाश दिखाई देता है। हमको पराबैंगनी किरणें कहाँ दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती। तो ये जो पराबैंगनी किरणें छोड़ेगा, जिसका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से कम रहता है, इसलिए हम इसको नहीं देख पाते, बहुत पावरफुल प्रकाश होता है ये। ऊपर की किसी भी ऑर्बिटल से पहले ऑर्बिटल में छलांग लगाए डायरेक्ट, तो इतना तेजी से ऊर्जा निकालेगा कि ज्यादा ऊर्जा वाला यानी कि पराबैंगनी किरणें निकालेगा। लेकिन अगर पहले ऑर्बिटल में नहीं आकर के दूसरे ऑर्बिटल में आता है, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, सातवें से, कहीं से भी दूसरे ऑर्बिटल में छलांग लगा के आता है, देखिए दूसरे ऑर्बिटल में छलांग लगा के पहुंचता है, तब इससे जो प्रकाश निकलेगा वो दृश्य प्रकाश निकलेगा, जिसको हम देख सकते हैं। वैज्ञानिक पिनाला विबग्योर, अब ये विबग्योर निकालेगा, विबग्योर। तो चूंकि ये दिखाई देता है ना, दिखाई देता है, आप इसको प्रिज्म में से गुजारोगे तो सभी प्रकाश हमको मिलेंगे। तो इसको जो है बामर ने खोजा, बामर ने इस श्रेणी को बामर ने खोजा। इसमें भी ये चीज देखिए कि दूसरे वाले ऑर्बिट में तो आया, लेकिन कहां से आया? तीसरे से आया, चौथे से आया, पांचवें से आया, छठवें से आया, सातवें से आया। उसके आधार पे भी ऊर्जा कम ज्यादा होगा, समझ रहे हैं ना? जितने ऊपर से छलांग मारेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा निकालेगा वो। तो इसीलिए देखिए कि दूसरे वाले ऑर्बिटल में आया तीसरे वाले से, तो केवल थोड़ी सी ऊर्जा निकली, इसलिए लाल प्रकाश मिला। लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। लेकिन चौथे वाले से दूसरे वाले में छलांग लगाया तो हरा, पांचवें वाले से दूसरे में छलांग लगाया तो नीला, है ना, सातवें वाले से छलांग लगाया तो बैगनी। ऐसा होता चला गया। मतलब जितने ऊपर से छलांग लगाएगा उतनी ज्यादा ऊर्जा वाली किरणें निकलेंगी। इसलिए विबग्योर में रेड कलर वाला सबसे कम ऊर्जा का है, उसके बाद येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिको है, वायलेट है। तो जितने ऊपर से सेकंड वाले में छलांग लगाएंगे उतने ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी में, फिर उससे कम होते होते लाल तक पहुंचेगा। तो लाल का मतलब है कि दूसरे में छलांग लगा के पहुंचा तीसरे से, तो सिर्फ कुछ ही ऊपर से छलांग लगाया तो ज्यादा ऊर्जा नहीं मिली उसको, ठीक है। दूसरे में छलांग लगाया तीसरे से तो कम ऊर्जा, चौथे से छलांग लगाएगा तो ज्यादा, पांचवें से लगाएगा तो और ज्यादा, छठवें से लगाएगा तो और ज्यादा, सातवें से लगाएगा तो और ज्यादा। भाई जितने ऊपर के मंजिल से आप कूदोगे आपके पास उतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपको मर जाओगे थोड़ा देर में, इतनी ज्यादा ऊर्जा छोड़ दोगे आप। वैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा ऊपर के कक्षकों से छलांग मारेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा छोड़ेगा। पहले वाले में भी ऐसा ही है। भले ही पहले वाले में सभी हमने पराबैंगनी किरणें कहा है, भले ही हमने कहा कि पहले वाले में छलांग लगा के पहुंचा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, सातवें से, कहां से पहुंचा? ये सभी भले ही पराबैंगनी किरणें हैं, लेकिन इनकी भी तरंग दैर्ध्य में अंतर रहेगा, इनके भी पावर में अंतर रहेगा। सबसे कम इसमें, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, मतलब ऊर्जा ज्यादा होते चले जाएगा। क्योंकि कोई भी किरण हो, चाहे पराबैंगनी हो, एक्सरे हो, गामा हो, कॉस्मिक हो, दृश्य प्रकाश हो, सब में एक लिमिट होता है कि यहां से लेके यहां तक की ऊर्जाएं वाला पराबैंगनी कहलाएंगी। मतलब कम से लेके ज्यादा तक यहां तक पराबैंगनी, फिर उसके बाद एक्सरे, फिर उसके बाद, मतलब हर एक में रेंज होता है। तो इसमें भी रेंज है। ये सबसे कम ऊर्जा वाली पराबैंगनी है, ये उससे ज्यादा ऊर्जा वाली पराबैंगनी है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पराबैंगनी है, भले ही सभी पराबैंगनी है, ठीक है। क्योंकि पहले वाले ऑर्बिट में छलांग लगा के पहुंचे हैं, इसलिए सभी पराबैंगनी। और दूसरे वाले ऑर्बिट में पहुंचेंगे तो सभी दृश्य प्रकाश। अब दूसरे वाले में पहुंचेंगे तो कहां से पहुंचेंगे? तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, उसके आधार पे ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। दूसरे से, मतलब तीसरे से दूसरे में आए तो कम, तीसरे से दूसरे, चौथे से दूसरे, पांचवें से दूसरे, तो इसमें भी ऊर्जा बढ़ती चली गई। ये सभी बामर श्रेणी है। ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन का जो बामर श्रेणी है वो दृश्य प्रकाश में आता है, उससे पहले लाइमन जो है पराबैंगनी में आता है, उसके बाद वाले औरक्त किरणों में आएंगे, थोड़ा और कम ऊर्जा हो गई। कब आएंगे? जब तीसरे वाले में छलांग मार के पहुंचेंगे, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, ऐसा
तो और कम ऊर्जा निकली तो वो अवरक्त किरणों में आएंगे, जिसको पाश्चन श्रेणी कहते हैं। लाइमन, बामर, पाश्चन, इसके बाद इसके ऊपर वाले में आता है ऐसा लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, उसके बाद फुंड श्रेणी आता है। तो ब्रैकेट और फुंड भी होता है। तो इन सब में क्या अंतर है कि ऊपर से छलांग मार के पहले में पहुंचे, दूसरे में पहुंचे, तीसरे में पहुंचे, चौथे में पहुंचे, पांचवें में पहुंचे, उसके आधार पे लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड ऐसा श्रेणी निकलता है और उनकी ऊर्जाएं कम होती चली गई, है ना। उनकी एक श्रेणी है। जैसे इनमें हमने कहा पराबैंगनी श्रेणी है, इसमें हमने कहा दृश्य प्रकाश है, उसमें कहा अवरक्त है, उसमें कहा फार रेड है ना। तो ऐसा है, ये इस टाइप के निकलते जाए। ये इंफ्रारेड हुआ, मतलब पाश्चन मतलब अवरक्त मतलब इंफ्रारेड, उसके बाद फार रेड आएगा, उसके बाद रेडियो वेव्स आएंगे, कम होते चले जाएंगे। जितने ऊपर की श्रेणी में कूदेंगे उतने कम निकलेंगे, है ना। और जितना ज़्यादा गैप से कूदेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। ये दो चीज़ें अगर आप समझ गए तो आपको इस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिखाया गया है, देखिए कि बामर ने जो श्रेणी बताई, बामर की कौन सी श्रेणी थी, वो दृश्य प्रकाश वाली, विबग्योर वाली। तो बामर ने 1885 में प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर बताया कि यदि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र की रेखाओं को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान है कि बामर श्रेणी में कहां पर कूदा था, दूसरे वाले ऑर्बिट में कूदा था, क्योंकि पहले ऑर्बिट में कूदा था तो आया था लाइमन, दूसरे में कूद के पहुंचा तो आया बामर, है ना। तो बामर में दूसरे में कूदा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि न्यू बार मतलब तरंग संख्या निकालने के लिए हम एक तो ये नियतांक लेते हैं, ठीक है। 10,09,677 ये एक नियतांक है, 109,677 ये एक नियतांक है। अब ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2 के पावर 2, ठीक है। क्योंकि 2 क्या है, दूसरे वाले ऑर्बिट में कूदा है उसका नंबर है, दूसरा ऑर्बिट है ये। और किस ऑर्बिट से कूदा है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, उस ऑर्बिट से कूदा है। तो इस n में हम लोग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी डाल सकते हैं पर सेंटीमीटर, ये निकलेगा हमारा। तो n का मतलब है 3 या उससे अधिक की संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वहां से कूदा है। किस में कूदा है, दूसरे वाले में कूदा है, तो हमको ये तरंग संख्या मिलेगी। तो इसको जरा सा आप ध्यान रखेंगे। तरंग संख्या का मतलब समझते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर दूरी में कितनी तरंग मिली। ये तरंग है, जैसे मान लो ये तरंग जा रही है ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो मान लो हम 1 मीटर में तरंग संख्या निकाल सकते हैं या 1 सेंटीमीटर में तरंग संख्या निकाल सकते हैं कि ऐसे 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 कितने पीसेस हैं, कितने तरंग हैं, वो तरंग संख्या होती है। इस सूत्र द्वारा वर्णित रेखाओं को बामर श्रेणी कहा जाता है, क्योंकि बामर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इसी श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, क्योंकि इससे पहले लाइमन वाला अल्ट्रावायलेट और इसके बाद वाले अवरक्त किरणें जो कि हमको दिखाई नहीं देती है। अवरक्त किरणों को महसूस कर सकते हो, ऐसे पास में ले जाओगे तो गर्मी महसूस होगी। जैसे आयरन है, तवा है, गर्म होता है तो ऐसे ऐसे पास में ले जाते हो तो थोड़ी गर्म महसूस होती है ना, वो अवरक्त किरणों के कारण से होती है, लेकिन देख नहीं सकते आप अवरक्त किरणों को, ठीक है। स्वीडन के एक स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिक जोहान्स रिडबर्ग ने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाएं निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाई जा सकती हैं। तो सभी श्रेणी को आप दिखा सकते हो, है ना। जैसे ये आपने तरंग संख्या लिखा 109,677 और ब्रैकेट में आप लिख रहे हो 1/n1² माइनस n2² पर सेंटीमीटर। किस ऑर्बिटल में कूद के पहुंचा और किस ऑर्बिटल से कूदा, इनका नंबर है n1 n2। जैसे पहले में कूद के पहुंचा लाइमन श्रेणी तो यहां पर 1 आ जाएगा और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से कूदा। दूसरे में कूदा तो यहां पर 2, यहां पर 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तीसरे में कूदा तो ये 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर जितना लिखोगे एक ज़्यादा यहाँ पर लिखोगे और ये उससे ज़्यादा। जैसे यहाँ पर 2 लिखे तो 3 4 5 6 7, इसमें n2 हो जाएगा, है ना। ऐसा ये देखिए, जहाँ n1 में 1 2 3 4 है तो n2 में 2 3 4 5 6 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अब सीरीज को बताया है। एक 109,677 सेंटीमीटर जो है, इसको हाइड्रोजन का रिडबर्ग स्थिरांक कहते हैं। इस स्थिरांक की मात्रा को आपको याद रखना है, क्योंकि रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने, देखिए यहां पर हमने लिखा ना, देखिए कि रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि, ये देखिए वैज्ञानिक हैं जोहान्स रिडबर्ग, इन्होंने बताया कि आप इस फार्मूले में रख के हाइड्रोजन के किसी भी श्रेणी को आप निकाल सकते हो, तो इसको रिडबर्ग स्थिरांक कहते हैं, है ना। n1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगी, है ना। इसके आधार पे लाइमन श्रेणी, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी, वहां पर आपको पिक्चर में ब्रैकेट और फुंड श्रेणी को नहीं दिया है, समझे। पहले ऑर्बिटल में कूद के पहुंचा तो लाइमन, दूसरे में पहुंचा तो ब्रैकेट, सॉरी बामर, लाइमन, बामर, ब्रैकेट और लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, ऐसा श्रेणी। पहले ऑर्बिटल, दूसरे ऑर्बिटल, तीसरे ऑर्बिटल, चौथे, पांचवे, किस में पहुंचा, कहां से पहुंचा, उसके ऊपर वाले से पहुंचा, किसी से भी, है ना, उसके आधार पे। सारणी 2.3 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां दिखाई गई हैं। चित्र में हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन, बामर और पास्चन श्रेणियों के संक्रमणों को दिखाया गया है। तो देखिए अब ये बामर श्रेणी, ये लाइमन श्रेणी कहां पर पहुंचा, पहले में पहुंचा, कहां से, दूसरे, तीसरे या ऊपर से, कहीं से भी। तो ये देखिए पराबैंगनी किरणें दे रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली किरणें हैं तो पराबैंगनी की श्रेणी में आ जाएंगी। बामर वाला दूसरे में पहुंचा, तीसरे, चौथे या ऊपर वाले से तो दृश्य प्रकाश। पास्चन श्रेणी तीसरे में पहुंचा, उसके ऊपर वालों से तो अवरक्त। ब्रैकेट चौथे में पहुंचा, उसके ऊपर वालों से तो अवरक्त। फंड पांचवें में पहुंचा और उसके ऊपर वालों से तो अवरक्त। लेकिन ये अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, पावर कम हो रही है, ध्यान रखेंगे। तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में कहां पर पहुंचा, उनके ऊपर वाले से, उसके आधार पे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड श्रेणी हमको दिखा। कौन पहुंचा, इलेक्ट्रॉन पहुंचा। ऊर्जा को अवशोषित करके ऊपर गया हुआ था वो वापस पहुंचा, ऊर्जा को उत्सर्जित करके पहुंचा, उसके आधार पे ये श्रेणियां हमको मिली। ये देखिए, है ना। तो पहले वाले ऑर्बिटल में पहुंचा, दूसरे में पहुंचा, तीसरे में पहुंचा, इधर लाइमन, बामर, पास्चन के बाद ब्रैकेट में चौथे में पहुंचेगा, ठीक है, ऐसा। फिर पांचवें में पहुंचेगा, ऐसा। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड श्रेणी, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने उसको भी जोड़ दिया आपको बताने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम सभी तत्वों के रेखा स्पेक्ट्रम की तुलना में सबसे सरल होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप ऊर्जा देते हो तो केवल एक इलेक्ट्रॉन ही ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा। लेकिन मान लो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो फिर तो 2 का अलग अलग दिखता, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता छांटना। 3 वाला लेते, जैसे पहला वाला हाइड्रोजन है, दूसरा वाला हीलियम होता, तीसरा वाला लिथियम होता, ऐसा। चौथा वाला बेरिलियम होता, पांचवा वाला बोरान होता। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, जितने भी तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं 106 इलेक्ट्रॉन तक। तो एक इलेक्ट्रॉन से जब इतनी सारी स्पेक्ट्रम हमको मिल सकती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड श्रेणी, तो सोचिए 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर 3 इलेक्ट्रॉन से, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चला जाता, ये ज्यादा कठिन होते चले जाता इनको देखना। भारी परमाणुओं का रेखा स्पेक्ट्रम अधिक जटिल होता है, परंतु सभी रेखा स्पेक्ट्रमों के कुछ लक्षण समान होते हैं। जैसे पहला, प्रत्येक तत्व का रेखा स्पेक्ट्रम विशेष प्रकार का होता है, उसमें जो रेखाएं निकलेंगी, जो तरंग दैर्ध्य निकलेंगी वो फिक्स रहेगी कि यही निकाल सकता है वो। दूसरा, प्रत्येक तत्व के रेखा स्पेक्ट्रम में नियमितता होती है, हमेशा वो वही निकालेगा। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम में 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है,
तो हमेशा पीले रंग का प्रकाश निकालता है और वो हमेशा फिक्स रहेगा कि वो पीले रंग का ही प्रकाश निकालेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि एक जैसे इन लक्षणों का क्या कारण हो सकता है? क्या इनका संबंध इन तत्वों के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना से होता है कि इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में है उनके आधार पर होता है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना जरूरी है। हम आगे देखेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तरों से हमें इन तत्वों के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को समझने में सुविधा हुई कि मान लो ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितने होते हैं, ऐसा जो हम निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, इन्हीं को संरचना को समझने में हमको आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए बोर मॉडल। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।